तो आज पढ़ते हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अब ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और ये जो प्लैनेट्स हैं ये ट्विंकल क्यों नहीं करते, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास मान लीजिए कि सूरज है, ठीक है, और ये हमारे पास धरती है। तो अब सूरज क्या है, ये रोशनी हर तरफ बिखेरेगा, तो यहाँ से सूरज की रोशनी जो है वो अर्थ की तरफ आएगी। बट रियलिटी में क्या होता है कि धरती के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर होता है, तो जिसमें ढेर सारी गैसेस होती हैं। तो ये ऊपर वाली लेयर में मैंने क्या बनाया है, ये मान लो इसमें क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो अब जब सूरज की किरण आती है इस एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ से क्या करती है, बेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, एकदम खाली इलाका है। और यहाँ से जब कोई भी लाइट आएगी तो एक मीडियम से, ये लाइट का ये फेनोमेना होता है कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तो ये क्या करती है, बेंड करती है। तो जब सूरज की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो ये क्या करेगी, बेंड करेगी। तो ऐसे अब मगर जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो डिफरेंट गैसेस का बना होता है। तो मान लो ये हमारे पास धरती है, ये पहाड़ बना रहा हूँ मैं, सूरज की रोशनी इन पहाड़ों पे पड़ेगी तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी, हॉट। और अगर मैं ऊपर की बहुत दूर की बात करूँ, ऊपर जो हवा होगी वो क्या होगी, कोल्ड। तो जब चीज़ गर्म होती है, जैसे आपने देखा होगा बर्तन में आप पानी गर्म करते हो तो उसकी भाप बन जाती है, तो मतलब पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं। अगर बर्तन के अंदर आप देखोगे तो पानी घना था, तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में था। जब चीज़ हॉट होती है तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, मतलब चीज़ कम घनी होती है, वो गैस बन जाती है, वेपर्स बन जाती है। और जब चीज़, अगर हम कहें कि जब चीज़ ठंडी होती है तो वो पास पास होती है। तो अगर पानी ठंडा होगा, मतलब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर हीट मिलेगी तो वो वेपर्स बन के दूर दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर अगर दूर दूर जाएंगे तो वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर होता है हाइट पे, तो वहाँ पे जो है गैस के पार्टिकल क्या होंगे, पास पास होंगे। तो यहाँ के मीडियम की अलग डेंसिटी और यहाँ के मीडियम की अलग डेंसिटी। तो जब लाइट एंटर करेगी तो वो क्या करेगी, बेंड करेगी। तो अब क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, हवा एक जैसी हमेशा नहीं रहती। कभी क्या होता है कि कभी गर्म हवा नीचे से, जब हवा गर्म होगी तो गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, तो ये आपस में सर्कुलेशन चलता रहता है। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो अब जब चलता रहता है तो ये जो लाइट बेंड करती है, कभी ये मान लो ये हमारी एक आँख है, ठीक है, तो ये आँख है, तो ये लाइट बेंड करके हमारी आँख में आई और एक वक्त बेंड करके वो हमारी आँख में नहीं गई। तो जब लाइट, अगर ये सूरज था, आराम से देखते हैं, अगर ये सूरज था तो यहाँ से ये लाइट आ रही है, ये आगे हमारा एटमॉस्फेयर आ गया, तो एटमॉस्फेयर में ये बेंड की और ये हमारी आँख है, तो इस वक्त हमारी आँख में पहुँची और ये बेंड हुई एक टाइम पे और वो हमारी आँख में नहीं पहुँची। तो जो लाइट की किरण हमारी आँख में पहुँची तो वो हमें दिखेगी, तब हमें स्टार दिखाई देगा, और अदरवाइज़ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ, तो जो बहुत दूर, मतलब फार अवे, जो बहुत दूर के जो हमारे पास स्टार्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं यहाँ पे जब हमें दिखाई देते हैं। वैसे तो बड़े होते हैं मगर हमें यहाँ से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो वहाँ से जो लाइट आएगी वो बहुत दूर से आ रही है, एकदम डॉट से आ रही है, बहुत छोटे सोर्स से आ रही है हमारे लिए। क्योंकि अगर गाड़ी आपके पास से गुजर रही है तो आपको बड़ी दिखती है, बहुत दूर जाती है तो छोटी हो जाती है, और बहुत दूर जाती है तो गायब भी हो जाती है। तो उसी तरह से स्टार्स हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट सोर्स एक्ट करते हैं। तो वहाँ से जब लाइट आएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो बेंड होगी। एटमॉस्फेयर में गैसेस ऊपर नीचे हिलती रहती हैं, तो उसकी वजह से कभी हम बेंड होके हमारी आंख में लाइट एंटर करेगी और कभी बेंड होके हमारी आंख में एंटर नहीं करेगी। तो इस वजह से जो है वो स्टार जो हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो गया कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं मून और मून के फेजेस की।
अगर हम देखें जिस दिन हमारे पास पूरा चांद दिखता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल मून नाइट, तो उसी को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। और जिस दिन हमें चांद पूरा नहीं दिखाई देता उसको हम बोलते हैं हिंदी में अमावस्या, और इंग्लिश में अगर हमें इसे बोलना हो तो हम बोलते हैं न्यू मून नाइट। तो वो समझने के लिए आप यहाँ देखें, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये आ गया सूरज, ठीक है। अब ये सूरज की किरणें जो हैं वो इस तरफ आ रही हैं, ये तो ये हमारे पास चांद है और ये हमारे पास धरती है। लेट अस सपोज ये हमारे पास है चांद, तो जब सूरज की किरणें चांद पे यहाँ पे पड़ेंगी तो धरती के ये एकदम बीच में आएगा, तो ये वाली शेड जो है ये हमें नहीं दिखाई देगी, मतलब चांद की ये वाली तरफ हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि कोई चीज़ अगर सूरज के सामने है तो वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा। जब चांद यहाँ पे होगा, तो जब चांद यहाँ पे होगा तो सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर पूरी की पूरी धरती पे आएगी, तो उस वक्त ये पूरे का पूरा चांद दिखाई देगा। तो ऐसे ही आस्ता आस्ता करते फिर कुछ हिस्सा चांद का सामने होगा हमारे, और कुछ सूरज की रोशनी को रिसीव कर रहा होगा और कुछ ब्लॉक कर रहा होगा, तो वहाँ पे हमें आधा दिखाई देगा। तो ऐसे करते करते ये सर्कल चलता है, और इस टाइम पीरियड को जब चांद हमें पूरे का पूरा दिखाई देता है इसी को हम बोलते हैं फुल मून नाइट। और जब हमारे पास चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता इसी को हम बोलते हैं अमावस्या या फिर न्यू मून नाइट। तो ये भी हमने समझ लिया कि पूर्णिमा और अमावस्या बनती कैसे है। फिर उसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। आसमान में आपको जो भी दिखाई देता है, चाहे वो सन दिखाई दे, चाहे वो प्लैनेट्स दिखाई दें, चाहे वो बाहर के स्टार्स दिखाई दें, कुछ भी जो भी आसमान में है, जो भी बॉडी आसमान में है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं। इवन चांद को भी आप क्या कहोगे? सेलेस्टियल बॉडी। तो चाहे मून हो, चाहे अर्थ हो, चाहे सन हो, ये सब जो होती हैं ये क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। अब स्टार्स क्या होते हैं? तो स्टार्स ये होते हैं कि जिनकी अपनी हीट और अपनी ही लाइट होती है। तो जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होगी उनको हम क्या कहते हैं? स्टार्स। तो स्टार्स को भी हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कह सकते हैं। तो मतलब जो भी आसमान में हमें दिखता है उसको सेलेस्टियल बॉडीज़ कह सकते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन भी देनी है तो हम कह सकते हैं कि स्टार्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस क्या होती हैं। आसमान में बनने वाला कोई भी पैटर्न, कोई भी कैसा भी पैटर्न स्टार्स की मदद से, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। मान लो आपको स्टार्स ऐसे दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है, तो ये भी एक कॉन्स्टिलेशन हो गई। आपको ये ऐसे दिख रहा है तो ये भी एक कॉन्स्टिलेशन होगी, ये रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी शेप अगर आसमान में आपको दिखेगी उसको आप क्या कह सकते हो? कॉन्स्टिलेशन। तो जैसे यहाँ पे हमें आसमान में ढेर सारे जो पैटर्न्स हैं वो दिख रहे हैं, एक बियर का पैटर्न दिख रहा है तो इसको हम कहते हैं ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन। उसी तरीके से एक हमारे पास सोल्जर दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं ओरियन। तो उसी तरीके से एक हमें ये औरत बैठी हुई दिख रही है तो इसका नाम है कैसियोपिया। तो ऐसे ही जो है आसमान में हमें ढेर सारी कॉन्स्टिलेशंस दिखती हैं। तो जैसे यहाँ पे हम इस वाली कॉन्स्टिलेशन को लियो मेजर कहते हैं। तो कॉन्स्टिलेशंस क्या हुई? कोई भी पैटर्न जो आसमान में हमें बनता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हमारे पास इसी आसमान में एक स्टार होता है जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार, और पुराने ज़माने में इस पोल स्टार को एज अ डायरेक्शन का टूल भी यूज़ किया जाता था। तो उसको देख के डायरेक्शन का पता किया जाता था। जब लोग रात को चलते थे तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए वो पोल स्टार को देखते थे कि वो किस तरफ है, तो उस तरीके से वो अपनी डायरेक्शन को मालूम करते थे कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है। तो अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स क्या हुए? प्लैनेट्स वो बॉडीज़ हुई जो क्या है? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो किसी स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। मान लो ये हमारे पास सन है तो इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ घूमेगी इस सारी को हम क्या कहेंगे? स्टार। तो अगर ये सन है
तो सन के इर्द गिर्द क्या हमारी ये अर्थ घूमती है, तो ये क्या है, प्लेनेट। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ बड़ी बड़ी जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेनेट्स। ठीक है। तो पहले हमारे पास थे, अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास प्लूटो भी प्लेनेट में गिना जाता था, मगर अब हम प्लूटो को प्लेनेट्स की कैटेगरी में से बाहर निकाल दिया है। तो पहले हमारे पास 9 प्लेनेट्स होते थे और अब हमारे पास जो हैं सिर्फ 8 प्लेनेट्स हैं। प्लूटो को हमने डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया है। तो क्यों निकाला है, क्योंकि अब एक नई डेफिनेशन जो है वो प्लेनेट्स की आ गई है और उस डेफिनेशन के तहत प्लूटो जो है वो डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। तो लेटेस्ट डेफिनेशन के तहत प्लूटो कैसे नहीं है प्लेनेट्स की डेफिनेशन में, और हम समझते हैं। मान लो ये हमारे पास सन है, ठीक है, ये थोड़ी शक्ल ख़राब होगी, दोबारा ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो अब अर्थ क्या करती है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे अर्थ जो है वो घूम रही है। तो इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। तो अब ये धरती यहाँ पे घूम रही है, तो अगर इसके रास्ते में कोई छोटी चीज़ और भी आ गई, यहाँ पे भी छोटी चीज़ आ गई, यहाँ पे भी छोटी चीज़ आ गई, तो मतलब इसके रास्ते में छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो तब हम अर्थ को भी क्या है, प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। बट ऐसा जो है हमारी अर्थ के साथ नहीं है। हमारी अगर जो अर्थ की बात करें तो अर्थ के जो सामने है, उसकी जो रास्ता है, अर्थ के रास्ते में कोई भी दूसरी बॉडी नहीं आती। हाँ, एक हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अर्थ का जो मून है, जिसको हम मून ही कहते हैं, चांद कहते हैं, वो है, मगर वो क्या करता है, वो धरती के इर्द गिर्द ही जो है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके ऑर्बिट में आएगा तो वो उसकी सैटेलाइट होना चाहिए। जैसे हमारी सैटेलाइट कौन है, मून। तो कोई बॉडी अगर रास्ते में आती है, ऑर्बिट में आती है, पाथ में आती है, तो या तो वो सैटेलाइट हो या फिर ना हो, मतलब या तो होनी ही नहीं चाहिए, पाथ साफ होना चाहिए, या फिर अगर पाथ में कोई चीज़ है तो वो फिर उसकी सैटेलाइट होनी चाहिए। तो अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो के पाथ में क्या है कि जिस पाथ पे वो ऑर्बिट करता है तो उस ऑर्बिट में और भी चीज़ें जो हैं पाई गई हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसी चीज़ों को भी हम ऐड करने लग जाएं उसके साथ प्लेनेट, तो प्लेनेट्स की लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि प्लेनेट्स की लिस्ट बड़ी ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमने प्लूटो को ही प्लेनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन, आप न्यू डेफिनेशन आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। तो अब निमोनिक मतलब चीज़ों को याद रखने के लिए कि प्लैनेट्स का सूरज से ऑर्डर क्या है, मतलब ये अगर सूरज है तो ये प्लैनेट्स हैं, तो सबसे पास कौन है और सबसे दूर कौन है। अगर इस ऑर्डर को हमें याद रखना है तो उसके लिए एक हमारे पास तरीका है जिसको बोलते हैं माई वेरी। तो निमोनिक क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई का एम, वी का, वेरी का वी, ई का एफिशिएंट, ऐसे ही करते करते फर्स्ट अल्फ़ाबेट जब हम लेंगे उसी ऑर्डर में हम प्लैनेट्स को याद रख सकते हैं। तो एम से हो गया मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स। तो ऐसे करते करते जे से जुपिटर, एस से सैचुरन, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो इस ऑर्डर से हम प्लैनेट्स का ऑर्डर भी याद रख सकते हैं कि सबसे करीब कौन है और सबसे दूर कौन है। तो एक ख़ास बात और बता देता हूँ कि सूरज के सबसे पास है मरकरी, मगर फिर भी ये जो है ये सबसे हॉट प्लैनेट नहीं है, और दूसरे नंबर पे है वीनस, और वीनस जो है वो फिर भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सूरज है, लेट अस सपोज थोड़ा साफ बना लेते हैं। तो अगर ये हमारे पास सूरज है और ये हमारे पास मरकरी है और अगर ये हमारे पास वीनस है, तो क्योंकि सूरज के पास हमारे पास मरकरी है और वीनस सूरज से दूर है, तो टेक्निकली तो वीनस को कम हॉट होना चाहिए था, क्योंकि सूरज की रोशनी तो मरकरी पे पड़ रही है, मगर वीनस जो है वो क्या है, वो ज़्यादा हॉट है। ऐसा कैसे? अगर वीनस के हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो 96% एटमॉस्फेयर जो है वो किसका बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और मरकरी क्योंकि सूरज के एकदम पास है तो सूरज की गर्मी की वजह से इसके ऊपर एटमॉस्फेयर टिकता नहीं, तो इसके ऊपर कोई गैसेस वगैरह नहीं टिक पाती, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं टिक पाता।
मगर वीनस के ऊपर एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में भी क्या है, 90% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि वो क्या करता है, गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा तो सूरज की जो भी गर्मी वीनस के ऊपर पड़ेगी, हीट पड़ेगी, तो मैक्सिमम हीट जो है वो वीनस का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। किसकी मदद से एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो इसकी वजह से वीनस जो है वो ज़्यादा हॉट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मरकरी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है वो हमें कंट्रोल करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारी धरती भी जो है वो गर्म होने लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थ की जो शेप है ये एकदम स्फेरिकल नहीं है जैसे कि फुटबॉल होता है। इसकी शेप हल्की सी जो है वो कहीं कहीं इसको बल्ज है, पतली मोटी है। तो ये जो अर्थ की स्पेशल शेप, ऐसी शेप जो बिल्कुल अर्थ जैसी होती है, इसका हमने नाम दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं जियोइड। तो अर्थ की अगर हम डायामीटर की बात करें तो अर्थ का जो डायामीटर है तो इक्वेटर पे 6378 किलोमीटर्स है और वहीं पोल्स पे 6357 किलोमीटर है। मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास अर्थ है और ये आ गया इसका इक्वेटर वाली लाइन, ये हम बाद में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये जो यहाँ पे जो डायामीटर है, ये वाला डायामीटर ज़्यादा है और यहाँ वाला जो डायामीटर है ये कम है। तो इक्वेटर पे थोड़ी मोटी है और पोल टू पोल जो है वो, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, इस पॉइंट को भी पोल बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर छोटा है और यहाँ से यहाँ तक का बड़ा है। तो ऐसी शेप है अर्थ की, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। ठीक है। अब मून की हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मून के ऊपर भी डिप्रेशन हैं, थोड़ा मतलब माउंटेन वाला रीजन भी है। ठीक है। और एक और ख़ास बात आपको मैं मून के बारे में बता दूं कि अगर आप मून पे खड़े होकर किसी को आवाज़ लगाते हो तो उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि वॉइस को, साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर की कमी है और एटमॉस्फेयर नहीं है तो मीडियम नहीं है, तो आपकी साउंड वहाँ पे नहीं जा सकती। तो आज हमें ये भी पता चला कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। तो आप किसी वैक्यूम में खड़े हो के अगर आप आउटर स्पेस में चले जाते हो जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, आप एक दूसरे को पुकारते रहो तो किसी को कोई आवाज़ जाने वाली नहीं है। तो आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर हम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखें, उसमें हमारे पास एस्ट्रॉइड्स भी आता है, मीटियोर्स भी आता है, मीटियोरॉइड्स भी आता है, कॉमेट्स भी आता है, मीटियोराइट्स भी आता है। तो इनकी हम अगर डेफिनेशंस देखें तो इनकी अगर हम जब डेफिनेशन देखें तो एक एक करके सबकी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रॉइड क्या होता है। एस्ट्रॉइड क्या है? ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो थोड़ी बड़ी होती हैं मीटियोराइड से। मतलब ये जो मीटियोराइड है इससे थोड़ी सी ये बड़ी होती हैं और ये जो है ये हमारे सोलर सिस्टम में कहाँ पाई जाती हैं, और मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखो, ये रहा मार्स और ये रहा हमारे पास जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट दिखाई दे रही है इसी को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो हमें पता चला कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में हमारे पास क्या पाई जाती है, एस्टेरॉइड बेल्ट। अब बात करते हैं कि ये मीटियोराइड जो है ये क्या होता है। अब एस्टेरॉइड से ऑब्जेक्ट छोटा हो और एक पेबल के साइज़ का हो, मतलब पत्थर के जो होते हैं छोटे छोटे पीसेस उनके साइज़ का हो। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मीटियोराइड। अब इस मीटियोराइड का एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना है जो हम थोड़ा डेप्थ में समझते हैं हल्का सा, कि मान लो ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है। इस शेप थोड़ी मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे ये कोई पेबल की शक्ल का, पत्थर की शक्ल का क्या है, हमारे पास एक मीटियोराइड है। तो जब दूर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोराइड। ठीक है। अब जब ये पास आएगा और ये रहा अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है। और जब अर्थ के ये मीटियोराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो मान लो ये यहाँ पे एंटर किया, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करेगा तो तब जो है, तब उसी मीटियोराइड को हम क्या कहते हैं, इसी मीटियोराइड को हम कहते हैं मीटियोर। क्या कहते हैं, मीटियोर। और ये जो मीटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो ये बहुत स्पीड से अंदर आ रहा होता है।
तो उस वक्त क्या करता है, इसके ऊपर आग लगी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि आग लगी है, ये जला हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, तो हीट से लाइट हमें दिखती है, तो ये जलता दिखाई देता है। तो ये जलता जब दिखाई देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो मीटियोर का दूसरा नाम क्या हो गया, शूटिंग स्टार। ठीक है, अगर मीटियोर थोड़ा बड़ा होगा, अगर छोटा होगा तो वो तो एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से जल के ख़त्म हो जाएगा और हमें हीट दिखेगी, तो हीट जब हमें लाइट दिखेगी तो उसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। अगर बाय द वे किसी तरीके से ये बच के ज़मीन के ऊपर पहुंच गया, मान लो ये ज़मीन के ऊपर बच के पहुंच गया, तब इसका नाम बदल के हो जाएगा मीटियोराइट। ठीक है, तो मतलब ये 3-4 चीज़ों जो मैंने नाम लिया ये एक ही चीज़ है। मीटियोराइट जब आउटर स्पेस में था, ठीक है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो एंटर करते ही उसका नाम बदल के क्या हो गया, मीटियोर। और अगर ज़मीन के ऊपर पहुंच गया तो तब उसका नाम क्या हो गया, मीटियोराइट। ठीक है, तो ये वाला कुछ फेनोमेना। और एक हमारे पास वो चीज़ भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोमेट। कोमेट क्या होता है कि ये चीज़ें जो हैं ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो आइस एंड डस्ट से बनी होती हैं। ठीक है, और आइस एंड डस्ट की बने होने की वजह से जब ये क्या करती हैं, मान लो ये हमारे पास कॉमेट है और ये हमारे पास सूरज है, तो जब हमारे पास सूरज के पास पहुंचेगा कोमेट, ठीक है, तो तब जो है ये इसकी हमें एक दुम सी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि आइस का बना हुआ है, तो आइस पिघलेगी, वेपराइज होगी जब आइस, तो तब क्या है, वो वेपर जो हैं वो हमें किस फॉर्म में दिखेंगे, टेल की फॉर्म में दिखेंगे। और हम इसलिए कह सकते हैं कि कॉमेट्स की टेल भी होती है जब वो सूरज की गर्मी की वजह से वेपराइज करते हैं। तो ये जैसे हमारे पास कॉमेट है, और इस कॉमेट क्योंकि सूरज, ये हमारे पास सूरज है और सूरज के पास होने की वजह से ये इसकी आइस वेपराइज हुई, और वेपराइज होने की वजह से ये हमें इसके पीछे जो है ये क्या दिखाई दे रही है, टेल दिखाई दे रही है। तो कॉमेट्स भी हो गया। तो अब क्या है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है उसमें एक स्टार है जिसका नाम सन है और बाकी सारे प्लैनेट्स हैं। अब सन की एक और करेक्टरिस्टिक क्लास में बता दूं कि सन जो है वो गैसेस का बना हुआ है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का। तो इसका मतलब ये है कि सूरज के आर पार जाया जा सकता है अगर आप हीट टॉलरेट कर सको, हीट से आपको कुछ ना हो बाई चांस, तो आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हो। बट ऐसा मुमकिन नहीं है, बट ये है क्योंकि गैसेस का बना हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ याद रखने के लिए ये मैंने स्टेटमेंट बोली। तो सूरज जो है वो किसका बना हुआ है, गैसेस का। अब हमारा ये जो सबसे पहले है, तो हमारा सबसे छोटी बात करें तो हमारा अर्थ हो गया प्लैनेट, मून हो गया सैटेलाइट, और सारे प्लैनेट्स और सन को मिला के क्या बन गया हमारा सोलर सिस्टम। अब हमारा सोलर सिस्टम भी एक बड़े यूनिट का हिस्सा होता है जिसमें हज़ारों लाखों जो हैं और भी स्टार्स होते हैं और भी प्लैनेट्स होते हैं। तो जैसे ये हमारा सूरज है, ये इसके आगे छोटे 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 ये प्लैनेट्स हो गए, तो ऐसे और भी बहुत सारे स्टार्स होंगे, उनके प्लैनेट्स होंगे, तो लाखों करोड़ों स्टार्स। तो लाखों करोड़ों स्टार्स का जब हम उसको हम क्लब करेंगे तो एक गैलेक्सी बनती है। ठीक है, क्या बनती है, गैलेक्सी। तो हम जिस गैलेक्सी के अंदर आते हैं उस गैलेक्सी को बोलते हैं आकाश गंगा। तो ऐसे हज़ारों करोड़ों गैलेक्सीज भी हैं। तो मतलब सबसे छोटा प्लैनेट, प्लैनेट से फिर बड़ा हम सन की बात करते हैं, फिर सोलर सिस्टम। ऐसे सोलर सिस्टम, हज़ारों लाखों सोलर सिस्टम जहाँ पे होंगे तो वो एक गैलेक्सी बनती है। और उस गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे इंग्लिश में है, और हिंदी में हम इसको आकाशगंगा कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही हम आगे भी कंसेप्ट्स को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे।